तो इसकी वजह से एफ ऑफ आई एस क्या हो जाएगा, जी ऑफ आई एक्स प्लस आई एच ऑफ आई एक्स हो जाएगा। जी आई एक्स इज इक्वल तो दिस एफ ऑफ आई एक्स, एक तो ये हो गया, और एफ ऑफ आई एस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बाहर निकाल लीजिए, सो दिस इज इक्वल टू आई एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू तो आपको यहाँ कहीं लिखी हुई होगी, ये था आपका, कहीं लिखा था ना ये, राइट। तो इस एफ एक्स को हमने लिख दिया एज जी एक्स प्लस आई एच एक्स। तो आई इंटू जी एक्स प्लस आई एच एक्स का मतलब हो जाएगा आई जी एक्स एच एक्स। अब आप देखिए ये दोनों के दोनों बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, दोनों के राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी, तो राइट हैंड साइड के रियल इमेजिनरी पार्ट्स बराबर हो जाएंगे, तो लाल वाला लाल के बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर if you equate real imaginary parts, you will find that g of ix is equal to minus hx and h of ix is equal to g of x, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो hence ये जो fx था, this is equal to gx, हम चाहे तो अब hx की जगह पे I can write minus gix, वो हमने यहाँ लिख दिया है, fx is equal to gx minus igx। तो किया क्या हमने कि f को हमने एक्सक्लूसिवली जी के फॉर्म में लिख दिया, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं एच के फॉर्म में भी, राइट। तो हमारा इससे काम चल जाएगा। सो दिस एफ एक्स कैन ऑल्सो रिटन एज एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स माइनस आई जी आई एक्स। अब आप क्या कीजिए कि अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। So now let me repeat quickly what we have done. तो हमारा जो f जो था कॉम्प्लेक्स वैल्यूड था, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, और चूंकि g और h रियल वैल्यूड मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमारा लेमा लागू हो गया, तो g के लिए हमको g0 मिल गया विद दिस प्रॉपर्टी, और फिर उसके बाद हमने देखा कि my fx कैन ऑल्सो रिटन लाइक दिस थिंग, राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि हमको चाहिए एक्सटेंशन जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड हो, तो हम एक डिफाइन करते हैं, हमसे थोड़ी सी ओके हमने ये गलत कर दिया है, f0 नीचे लिखना चाहते हैं हम, आज ये नेट स्लो है, ओके। तो बजाय f0 नीचे लिखना था, हमको ऊपर लिख दिया हमने। तो f0x is equal to this thing। फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो यहां तक हम देख चुके थे इसके बराबर है। हमको चाहिए क्या था, हमको जो ओरिजिनल f था जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड था उसका एक्सटेंशन चाहिए था, दैट मींस वी वांटेड अ मैप फ्रॉम m0 टू c। तो हमारा प्रपोजल है कि डिफाइन ए फंक्शन f0 एज, हमने यहां से हिंट लिया, हमने ऑलरेडी हमको g के लिए g के एक्सटेंशन g0 मिल चुका है, तो इसकी मदद से हमको एक ने गेस किया कि लेट अस डिफाइन f0x एज g0x माइनस i0ix फॉर एवरी x इन दिस थिंग, राइट। तो अब चूंकि ये g0 जो है वो g से एग्री करता था ऑन m, कहीं लिखा होगा, राइट। सो ये एग्री करता था यहाँ पर, तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर हमारा x m में हुआ, अगर हमारा x, रिमेंबर m0 m से बड़ा है, m0 इज इक्वल टू m प्लस दिस सब स्पेस स्पैन्ड बाय x0, तो अगर x केवल m में हुआ तो ये जो g0x है वो gs के बराबर हो जाएगा, बिकॉज g0 एग्रीज विद g ऑन x, सो दिस g0x इज एक्चुअली इक्वल टू gx, और ये भी आपका gix है, सो दिस इज इक्वल टू दिस मच, एंड दिस थिंग इज इक्वल टू fx। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर x m में हुआ तो f0x और fx में कोई अंतर नहीं होगा, जिसका अर्थ हो जाएगा कि f0 एग्रीज विद f ऑन m, ठीक है। और दूसरा ये f0 जो मिला, ये जो है ये f का एक्सटेंशन हो गया है, तो साबित हो गया। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन भी है, क्योंकि अगर आपने इसके दो एलिमेंट्स लिए और उनका सम लिया x प्लस वाई लिया, तो क्या हो जाएगा,
डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, g0x plus y minus ix plus y, which you can write as g0x plus g0y, because g0 is already in transmission. This is equal to minus I g0 ix minus this thing. अब हम क्या करेंगे, इन नीले नीले को एक साथ लिख लीजिए. तो g0x minus I g0x, रिमेंबर दिस इज इक्वल टू f0x, ये हमारा f0x हो गया. और लाल वाले को साथ कर दिए तो क्या हो जाएगा आपका, ये f0y हो जाएगा. सो यू कैन सी दैट f0 of x plus y is equal to f0x plus f0y. और अगर आपने किसी भी x को स्केलर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर स्केलर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो अगर आपने किसी भी x को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आपको दिखाना है कि f0 is this equals to alpha plus I beta into f0x. So this you can see as follows कि f0 of this thing, f0 की जो परिभाषा है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, g0 of x. So that means g0 of this thing minus I g0 of this thing. इसको आप खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस I बीटा f0x. तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि this f0 is also a linear transformation. एक्सटेंड भी कर रहा है, लीनियर ट्रांस. अब बाउंडेड रह गया कि बाउंडेड है कि नहीं, राइट. सो सॉरी, हमको दिखाना है कि ये जो एक्सटेंशन मिलता है, जो हमको एक्सटेंशन मिलता है ये वाला f0, राइट, इसका नॉर्म वही है जो कि f का नॉर्म है. लेकिन f को नॉर्म मैंने 1 माना था, हमको दिखाना है कि f0 का नॉर्म भी 1 है. तो फाइनली वी नीड टू शो दैट द नॉर्म ऑफ f0 is equal to 1, फॉर विच, अब नॉर्म किसके बराबर है, तो नॉर्म को हम 4 तरह से डिफाइन कर सकते हैं. उसमें एक तरीका क्या था कि नॉर्म ऑफ f0 is equal to sup नॉर्म ऑफ f0x such that the norm of this x is equal to 1. इसको ध्यान में रखिए, ये इसकी डेफिनेशन थी. तो अगर आप इसको बराबर 1 के दिखाना है, so if you want to show the norm of this thing is equal to 1, for which it would suffice to show कि अगर x का नॉर्म 1 होगा तो इसकी वैल्यू कभी भी 1 से एक्सीड नहीं करेगी. अगर 1 से एक्सीड कर जाएगी तो ऑफ कोर्स इसका नॉर्म 1 नहीं हो सकता. तो वी हैव टू ओनली कन्फाइन आवरसेल्फ टू शोइंग दैट फॉर एवरी x whose norm is equal to 1, this thing is always less than equal to 1. तो इसको ऐसे देखा जाए. अब जो हमारा f0x है, जो f0x हो तो यहाँ बिलोंग कर रहा है, वो हो सकता है रियल हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो. तो अगर f0x आपका रियल हुआ तो इसकी डेफिनेशन में से ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा. सो f0x इज गोइंग टू बी g0x, सो दिस विल बी इक्वल टू g0x. और इसका नॉर्म पहले से g0 का नॉर्म g के बराबर था, दैट वाज इक्वल टू 1. सो इसका मतलब दिस नॉर्म इज गोइंग टू बी लेस देन द नॉर्म ऑफ दिस थिंग व्हिच इज ऑलरेडी इक्वल टू 1. सो दिस इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू 1 अगर आपका ये रियल हुआ. और अगर कॉम्प्लेक्स हुआ तो थोड़ा सा आपका आर्गुमेंट डिफरेंट हो जाएगा. सो हमको ये दिखाना था. तो अगर ये रियल है तब तो कोई दिक्कत नहीं. अगर ये कॉम्प्लेक्स हुआ देन अगर ये कॉम्प्लेक्स हुआ, सो आई राइट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म r e to the power I थीटा. इससे ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा. सो आई कैन राइट दिस थिंग इन पोलर फॉर्म एज r e to the power I थीटा और विद r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट. सो क्योंकि आपको मालूम है कि okay, यहाँ this is okay, then the norm of this thing is equal to this thing. ये इसका मॉड ही आ जाएगा, r के बराबर हो जाएगा, बिकॉज इसका तो 1 हो जाएगा आपका. so this thing is equal to r, and this you can also write as e to the power minus I theta into this much. तो वही हमने यहाँ लिखा है, e to the power minus I theta into f0x, राइट. और चूंकि ये आपका स्केलर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको अंदर ले आ सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी हम देख चुके थे f0 is linear transmission. So this is f0 e to the power minus I theta x. So because इसका नॉर्म क्या हो जाएगा, इसका ये तो स्केलर है, इसका नॉर्म तो 1 होता है, तो दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x. और हम केवल उन्हीं x में इंटरेस्टेड है जिनका कि नॉर्म 1 है. So this is equal to 1. So f0 e to the power minus I theta x अगर ये आपने लिया, so this is equal to g0 e to the power minus I theta x, because ये वाला पार्ट जो है this is real. So देखिए आप क्या कीजिएगा, इसको हम कैसे लिख सकते थे. I could have written this thing also as this thing is equal to e to the power minus I theta
इंटू एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आई थीटा, और एफ एक्स क्या था, कहीं लिखा होगा आर ई टू द पावर आई थीटा, सो दिस इज इक्वल टू आर विच इज रियल, ये रियल है, ये रियल है आपका, राइट। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि ये जो था, ये जो आपका जो आएगा, ये अगर इसकी वैल्यू रियल है तो इस वाले में ये जो डेफिनेशन f0 की थी यहाँ पर, कहाँ पे थी, ये वाले, अगर ये रियल हो गया, अगर रियल हो गया तो ये पार्ट गायब हो जाएगा, सो दिस इक्वल टू g0 phi x, वो यहाँ पे लिखा है दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू g0 ऑफ दिस थिंग बिकॉज दिस थिंग वाज रियल। सो नाउ वी सी दैट कि इसकी वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन मॉड ऑफ दिस थिंग, और ये अभी भी देखा है दैट दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस थिंग विच इज इक्वल टू, बिकॉज ऑलरेडी हमको मालूम है, ये हमको पहले से ही मालूम है कि हमेशा t ऑफ x, आपको याद होगा कई बार इस्तेमाल किया, दिस ऑलवेज लेस देन नॉर्म ऑफ t, तो कई बार इस्तेमाल किया, वही चीज यहां पे लगा दीजिए, ये t की जगह पे लिखा हुआ है, सो दिस थिंग इज गोइंग टू बी लेस देन नॉर्म ऑफ दिस थिंग इनटू नॉर्म ऑफ दिस थिंग, राइट। और इसका नॉर्म तो 1 है, इसका नॉर्म तो खैर 1 है, राइट, बिकॉज दिस इज नॉर्म ऑफ दिस थिंग इनटू नॉर्म ऑफ x, नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 1, सो दिस इज 1, सो दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ g0, और g0 का नॉर्म तो पहले से ही 1 था, तो दैट मीन दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 1, सो यानी कि अगर ये कॉम्प्लेक्स हुआ तब भी इसका नॉर्म इज गोइंग टू बी लेस देन 1 इन बोथ द केसेस, so we have shown that norm of f0x is less than equal to 1 if norm of x is equal to 1, चाहे ये रियल हो चाहे ये इमेजिनरी हो, so in every case this is going to be, the norm of f0 is going to be equal to 1. So we have shown कि कॉम्प्लेक्स केस में भी ये रिजल्ट आपका ट्रू है, राइट, ये रिजल्ट आपका ट्रू है। हमको याद नहीं है कहाँ तक आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया था, लेट मी सी, अच्छा ये तो आप ऑलरेडी कर चुके थे, अच्छा नेट स्लो है, आज काम नहीं कर रहा है ठीक से, ओके, अच्छा फिर सॉरी, हाँ यहाँ तक कर चुके थे आप, अब आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, राइट। तो वी हैव नाउ प्रूव द रिजल्ट बोथ इन द रियल एंड इन द कॉम्प्लेक्स केस, और चूंकि रिजल्ट का स्टेटमेंट बहुत ऊपर चला गया है तो हमने आपको फिर से यहाँ पे इसको रिपीट कर दिया। तो क्या प्रूव किया हमने, हम लोगों का लेमा क्या था कि if n is a non-linear space over f, जो कि r या c में से कुछ भी हो सकता है, और m उसका सब स्पेस है, और x0 को एलिमेंट है जो कि n में है लेकिन m में नहीं है, then for every f in m star क्या था, bonded linear functionals from m to f का collection. So for every bonded linear functional f from m to f, there exists an extension f0 from m0 to f, where m0 is equal to m plus this thing, जो कि इसका extension है, that means f0 restricted to m is equal to f, and the norm of f0 is the same as the norm of f, ये भी शायद लिखा होगा, लिखा है, and the norm, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, right? So this is the complete proof, of the lemma, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, right? So now we proved the main result was the Harmonic theorem. तो Harmonic theorem क्या है, हमने पहले भी लिखा था लेकिन अब फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि वो पेज दोबारा ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। ये हमारा ओरिजिनल रिजल्ट था कि if M is a linear subspace of a non-linear space and f is a function from M to f which is bonded and linear functional, यानी कि f belongs to M star, then f can be extended to the bonded linear functional on M, the whole of N, with the same norm.
यानी कि देयर एग्जिस्ट एन f0 विच इज अ बॉन्ड लीनियर फंक्शन फ्रॉम n टू f विच एग्रीज विद f ऑन, ये गलत लिख गए, f on m, not n but m. This is equal to f and norm of f0 is equal to f. तो ये हमारा मेन रिजल्ट है। अभी तक हमने क्या किया था कि हमने पूरे n के लिए नहीं किया था, बल्कि हमने क्या किया था कि एक एलिमेंट x का ले लिया जो कि m में नहीं है लेकिन n में है, फिर m प्लस द सब स्पेस स्पैन्ड बाय f, तो केवल m0 तक एक्सटेंड किया था। अब इसमें दिखा रहे हैं कि वी कैन एक्सटेंड इट टू द होल ऑफ दिस n, राइट। तो हमको एक f की तलाश है फ्रॉम n टू f, इसकी तलाश है, हमको की तलाश है, और उस लेमा का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर द प्रूफ गोस लाइक दिस थिंग। तो मान लीजिए कि एक हम इसमें जॉन्स लेमा का इस्तेमाल है कि मान लीजिए कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम L to F such that G is a bounded linear functional on n on L, where L is a subspace of n जो कि m से बड़ा है और n से छोटा है, with G को अगर आप m पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, दिस इज इक्वल टू f एंड नॉर्म ऑफ G इज इक्वल टू, लिखने में लंबा हो गया है, तो हमने क्या किया कि हमारे पास हमको दिया क्या हुआ है, हमको दिया हुआ ये हमको चाहिए था, हमको यहाँ पर f0 चाहिए था, सॉरी, हमको दिया क्या, हमको दिया हुआ है ए लीनियर फंक्शनल फ्रॉम m टू f, ठीक है, ये दिया हुआ है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमने कोई बल्कि इसको नीचे लिखते हैं, ये m है, ये f है, हमको चाहिए तो यहां से यहां तक हमको एक सूटेबल f0 की तलाश है, अभी मालूम नहीं है कैसे मिलेगा। अभी हमने किया है कि बीच का रास्ता खोजा है, इनके बीच में अगर कोई सब स्पेस L आता है, राइट, तो ये L जो है ये इसमें कंटेन्ड है और M इसमें कंटेन्ड है, तो यहां से यहां तक हमने वो सारे बॉन्ड लीनियर फंक्शनल G लिए हैं फ्रॉम L टू F, जो कि F का एक्सटेंशन है, दैट मीन्स दिस हैपेंस, और जिनका नॉर्म F के बराबर है। आई हैव टेकन दिस मच, ये हमारा S है। ऑल सच L को वेरी करते जाइए, G को वेरी करते जाइए, राइट। सो टेक दिस थिंग, राइट। सो that this is not empty, right? For example, f itself is in N. Now, define a relation this on S as follows.
for two elements G1, G2, say that G1 is related to G2, या बोल दीजिए कि G1 is less than equal to G2, right? Less than equal to G2. If तो G1, G2 क्या हो जाएंगे? G1 can be a function say from L1 to F, and G2 is a function from L2 to F. Both G1 and G2 are bond linear functional, and G1 and G2 both agree with F on M, और G1 और G2 दोनों का नॉर्म जो है वो F के नॉर्म के बराबर. ये सब इसके अंदर शामिल है. अगर जब बोलते हैं इसको बिलोंग कर रहा है तो ये सब शामिल हो गया. So if domain of G1 is contained in domain of G2 and G2 extends G1. क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि G2 को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए ऑन डोमेन ऑफ G1 तो आपको मिल जाएगा G1. देखिए, ये लिखने में जैसा भी लग रहा हो, लेकिन कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ये इस तरह का है कि फर्ज कीजिए कि G1 जो है ये L1 से F में है और G2 जो है वो L2 से F में है. तो G1 का डोमेन क्या हुआ? L1 हुआ. तो ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2. तो हम क्या कह रहे हैं कि L1 should be contained in L2 and G2 restricted to L1 is same thing as G1, right? So do this thing. Then it is easily verified that this is a partial order on this thing. That means this is reflexive, antisymmetric, and transitive. ये सब आपके पास हो गया, राइट? दिस इज पार्शियल ऑर्डर, राइट? तो जॉन्स लेमा है, वो कहता है, जिसको आपने पहले भी कभी देखा होगा अलजेब्रा कोर्स में, बीएससी में भी देखा होगा और भी यहाँ पे किसी कोर्स में देखा होगा. दैट सेज, जॉन्स लेमा सेज that if every chain in a non-empty partially ordered set has an upper bound, then that set is a maximal element, right? So मान लीजिए, so now let C GI be a chain in this partial order set. Chain का मतलब याद दिला दें. That means this is totally ordered under this. फिर और क्लियर कर दें. This means for all pairs of elements, या तो ये इससे छोटा है या GJ इससे छोटा है. इसको टोटली ऑर्डर. देखिए, अगर आपके पास पार्शियल ऑर्डर सेट है, जरूरी नहीं कि दो एलिमेंट्स कंपेरेबल हो. जैसे मान लीजिए
आप नंबर्स ले लीजिए, नंबर्स में यू टेक द रिलेशन डिवाइड्स, m डिवाइड्स n, तो पार्शियल ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर आप दो नंबर दिए हैं, जरूरी नहीं कि दोनों में से एक दूसरे को डिवाइड करें। मान लीजिए 3 और 5, ना 3 5 को डिवाइड करता है, ना 5 3 को डिवाइड करता है। लेकिन चेन क्या है, चेन के अंदर क्या है कि ये चीज कंपल्सरी, अगर दो एलिमेंट दिए हों तो एक एलिमेंट दूसरे से छोटा जरूर होना चाहिए, चाहे पहला वाला चाहे दूसरा वाला। दिस इज व्हाट इज द चेन, राइट? सो you take this chain, you take this chain, you take this chain, you take this chain, take this chain, right? So take this chain. तो हम दिखाना चाहते हैं कि जॉन सेल्मैन कहता है कि if every chain like this in a non-empty partial order set like script S has an upper bound, has a upper bound, then this has a maximum element. हम दिखाएंगे कि ये इसका अपर बाउंड है। व्हाट इज एन अपर बाउंड, वो ऐसे डिफाइन करते हैं। नाउ पुट L स्टार बी इक्वल टू, हर GI का डोमेन है, तो ये आप क्या कीजिए कि जैसे मान लीजिए GI का डोमेन मान लीजिए L सबस्क्रिप्ट I है, तो सारे Li ले लीजिए, सारे Li ले लीजिए, उनका ले लीजिए यूनियन। Put this and observe that this is a linear subspace of n। क्यों? देखिए L स्टार है क्या, GI मान लीजिए ये GI है, ये GI है, ये मान लीजिए Li से F में है, तो हर Li सब स्पेस है, हर Li सब स्पेस, आपने उसका यूनियन ले लिया, आपने यूनियन ले लिया। और ये जो ये GIs हैं ये चेन के मेंबर्स हैं। तो जब आप मान लीजिए आपने Li यूनियन Lj लिया, हमको दिखाना है सब स्पेस है कि नहीं, तो हम क्या देखेंगे कि अगर XY इसके अंदर है और अल्फा बीटा अगर स्केलर्स हैं, तो हमको देखना है कि क्या अल्फा x प्लस बीटा y इसमें है, ये हमको देखना है, गिवन दिस थिंग एंड दिस थिंग। तो जो ही आपने इसको लिया, तो चूंकि Li और Lj एक चेन के मेंबर है, तो या तो Li Lj में कंटेंट होगा या Lj Li में कंटेंट होगा, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू Li या Lj। अगर Li Lj में कंटेंट है तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू Lj, और अगर Lj Li में कंटेंट दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू Li। तो ये हो जाएगा Li। तो Li तो Li और Lj दोनों के दोनों ऑलरेडी पहले से ही ये जो है आपके ये सब स्पेसेस हैं। तो इसका मतलब कि अल्फा x प्लस बीटा y चाहे Li में बिलोंग करेगा चाहे Lj में बिलोंग करेगा, दैट मींस दे आर गोइंग टू बिलोंग टू Li यूनियन Lj। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी देखने में। So this is definitely going to be a subspace of this thing. This is going to be a subspace of this thing, right? तो पहली चीज तो एक ही हो गई, पहली चीज ये हो गई। एंड देन अच्छा इसका आप वो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हेलो, यस सर, ओके। सो नाउ सो रिमेंबर हम फिर से याद दिला लें, ज्यादा ऊपर चलेगा तो भूल जाइएगा। हमको क्या दिखाना है कि इस चेन का इस पार्शियल सेट के अंदर एक अपर बाउंड है, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट है इसके अंदर अपर बाउंड पर जो कि इसके हर एलिमेंट से बड़ा है, बड़ा इस सेंस में बड़ा है। सो नाउ वी डिफाइन G star from L star to Fs G star of x is equal to। अब अगर x इसके अंदर हुआ तो x इसमें होगा, अगर x इसमें होगा तो किसी ना किसी डोमेन GI में होगा।
सो इसको अगर GI के डोमेन में तो उसको लिख देंगे हम GI ऑफ X यदि X GI के डोमेन को बिलोंग करता है, राइट? तो हमारा ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, हो सकता है कि ये X जो है ये 2 के डोमेन में हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो, तब दिक्कत क्या हो जाएगी? तब हम इसको GI-X डिफाइन करें कि GJ-X डिफाइन करें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इससे दिक्कत नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो चूंकि GI और GJ जो है कहां से आ रहे हैं? L स्टार। ये GI कहां बिलोंग कर रहे हैं? इसको चेन में बिलोंग कर रहे हैं। तो यानी कि या तो GI इससे छोटा है या GJ इससे छोटा है, एक चीज होगी। मान लीजिए ये है, अगर ये है तो क्या हो जाएगा कि डोमेन ऑफ GI इज कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ GJ। तो अगर X डोमेन ऑफ GI में हुआ तो चूंकि डोमेन ऑफ GI इज कंटेन्ड इन GJ, तो X विल ऑल्सो बिलोंग टू डोमेन ऑफ GJ। और हमारी कंडीशन क्या है कि कहाँ लिखा हुआ है? ये तो जो बड़ा वाला है, तो अगर ये बड़ा वाला है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डोमेन ऑफ GJ restricted to domain of GI, this is equal to GI। यानी कि अगर डोमेन GI का कोई एलिमेंट होगा तो GJ और GI की वैल्यू एक ही होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर X डोमेन GI में भी है और डोमेन GJ में भी है, तो चूंकि GI और GJ में से एक बड़ा एक छोटा है, तो इसकी वैल्यू GI-X भी हो सकती है और GJ-X भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन किससे बड़ा और छोटा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज वेल डिफाइंड, एंड this is well defined. So one easily verifies that is well defined is a bounded linear transformation and it extends F। ये सब के सब हो जाएंगे आसानी से, क्योंकि आपका सेट ही ऐसा है, ये सेट ऐसा है कि हर G लीनियर बॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन था, हर G F को एक्सटेंड कर रहा था, तो C इसी का तो सबसेट है। चेन किसके अंदर? इसके अंदर है ना, सारे एलिमेंट्स। तो सारे के सारे GI ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे थे, तो उनको अगर आप एनालाइज कीजिएगा तो निकल आएगा कि दिस G स्टार इज ऑल्सो ए वेल डिफाइंड फंक्शन विच इज ए बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट एक्सटेंड्स F, राइट? तो यानी कि दैट मीन्स हम कहना ये चाहते हैं कि ये सब मिल करके ये कहते हैं that this is going to be an element of this thing. Okay, so what we have done is this कि हमने ये जो एक पार्शियल ऑर्डर सेट लिया और इसमें एक चेन ली, और इस चेन की मदद से हमने एक G स्टार कंस्ट्रक्ट किया फ्रॉम L स्टार टू F, एंड दिस G स्टार टर्न्स आउट टू बी एलिमेंट ऑफ दिस थिंग। तो हमको एक एलिमेंट मिल गया, और जैसा इसको बनाया है, जैसा इसका बनाया हुआ है, क्लियरली कुछ कंस्ट्रक्शन के अंदर शामिल है। GI इज G स्टार फॉर एवरी, बनाई ऐसे है बिकॉज L स्टार क्या है? इनका यूनियन है, और इज इक्वल टू दिस थिंग, सो दिस each GI is going to be G स्टार। कि G स्टार जो है C के हर एलिमेंट से, राइट? इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? ओके, सो G star is upper bound of this chain. Hence, we have shown that each chain has an upper bound. So, by John's lemma, I'm sorry. By John's lemma, S but has a maximal member, यानी कि ऐसा एलिमेंट जो कि सभी एलिमेंट से बड़ा है और उससे बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है, जैसे मैक्सवेल मेंबर, उसका नाम है F0, राइट, उसका नाम देते हैं। देखिए, हमारा मकसद क्या है, चले जाए पीछे, हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद ये था कि how to get it back. ओके, तो हमारा मकसद ये था कि इस f के लिए हम एक एक्सटेंशन कहां से कहां तक होगा? n से लेकर के f तक। तो इस f0 की तलाश थी। तो अभी जो हमने किया है, हमने एक जो f0 जो लिखा है, तो हम ये दिखाएंगे कि ये जो f0 है, ये वही f0 है जिसकी हमको तलाश है। इस थिंग जो कि इसके अंदर हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि f0 इज ए फंक्शन फ्रॉम वेयर f। इसके फंक्शंस क्या थे? इसके एलिमेंट्स क्या थे? इसके एलिमेंट्स थे बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम L to F, where L was a subspace lying between M and N। तो ये जो हमारी चीज है, ये छोटी है और M से बड़ी है। और ये सब तो कहने बॉन्ड ट्रांसमिशन ऑलरेडी हो गया, चूंकि इसके एलिमेंट्स सब के सब बॉन्ड ट्रांसमिशन थे, तो बॉन्ड ट्रांसमिशन भी, राइट। और इसका नॉर्म वाले में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इसका नॉर्म जो है मालूम है, इसका नॉर्म इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू नॉर्म, वो सब चीज हो गया। अब समस्या ये है कि ये जो मिला ये क्लियर नहीं, हम चाहते हैं कि n से होना चाहिए, हम चाहते क्या है एस का एलिमेंट है, तो एस का एलिमेंट को इतना ही कह सकते हैं कि दिस इज ए सब स्पेस लाइक examine that
हम लिखते हैं ये बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन f0 m is equal to f and is equal to m. Norm of f0 is equal to f and domain of f0 lies between. इतनी चीज तो मालूम है, अब हम इस डोमेन को एग्जामिन करते हैं कि है क्या। तो हम चाहते हैं कि बराबर पूरा पूरा n हो जाए, मान लीजिए n के बराबर नहीं है, तब क्या हो जाएगा? ना इसी इफ f0 is not equal, then there exists some x0 जो कि n में तो है लेकिन डोमेन ऑफ f0 में, राइट? m0 equal to m plus सवाल कर रहे हैं, put this, then by the lemma proved earlier, there exists of f with चूंकि एक्सटेंशन है, चूंकि एक्सटेंशन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि f1 restricted to m is equal to f. The maximality of f0 contradict, therefore ये संभव नहीं है, therefore ये संभव नहीं है, therefore डोमेन ऑफ f0 को n होना है, right? So this is good. So this completes the proof. This completes the proof of the Harmonic theorem. राइट? तो विचार कीजिएगा, हम लिख तो दिया है कि मैक्सिमलिटी सी क्यों कंट्रडिक्ट हो गई। देखिए रिजल्ट क्या है कि अगर तो पार्शियल और सेट का एक मैक्सिमल मेंबर एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैक्सिमल का मतलब क्या हो जाएगा
कि दूसरा कोई लैंड नहीं मिल सकता जो उससे बड़ा हो, उससे बड़ा हो। तो जो आपको ये जो मिल रहा है, ये F1, ये जो F1 मिल रहा है उससे ही बड़ा मिल रहा है, तो इसलिए संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। सो दैट इज व्हाई द मैक्सवेलिटी एंड इसका कारण क्या था, ये मान लेना कि डोमेन n के बराबर नहीं है। सो दिस कंप्लीट द प्रूफ ऑफ द हार्न-मार्क थ्योरम। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, हो गया? सॉरी 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 सॉरी। हाँ, हो गया जी। हेलो, हमको 11 बजे कहीं पहुंचना है, ठीक है। सो दिस कंप्लीट, कल देखेंगे किसके कौन सी है, ठीक है। ओके, यू कैन लीव फॉर नाउ।